हेलो एवरीवन। तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में आज लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस हमारा लेक्चर नंबर 1 था जिसमें हमने डेबिट क्रेडिट रूल्स को अंडरस्टैंड किया था एज अ मॉडर्नाइज अकाउंटिंग। उसमें मैंने एक और चीज बताई थी, जो गोल्डन रूल्स है उसमें मैं डिटेल में डिस्कशन करके वो वाला वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अगर किसी ने लेक्चर नंबर 1 नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे जाके वो लेक्चर नंबर 1 भी देख सकता है। हाँ, इसके रिकॉर्डेड मिलते हैं ना, यूट्यूब पे अवेलेबल है सारे। तो आज लेक्चर नंबर 2 है। जिसने लेक्चर नंबर 1 अटेंड नहीं किया है तो वो क्लास के बाद लेक्चर नंबर 1 अटेंड कर लेना, और लेक्चर नंबर 2 तो आप देख रहे हो और आप एक बार और इसको देख सकते हो। तो अगर देखा जाए तो लेक्चर नंबर 2 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने अकाउंटिंग रूल के बारे में डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 2 वैसे अगर आप देखोगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात करने वाला हूं मैं। यहाँ पर पूरे प्रैक्टिकल पॉइंट्स की बात करेंगे कि जब आप ऑफिस में काम करते हो, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होंगे, तो वो इन प्रोसेस को देखते हैं कि जो सेल्स करते हो, आप परचेस करते हो, तो वह डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। देखो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की। इन द सेंस हमें अकाउंटिंग के लिए कुछ ना कुछ तो बेस चाहिए ना, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट क्या होते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होते हैं परचेस और सेल ट्रांजेक्शन में, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो सेल और परचेस के होते हैं, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि वो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस क्या होता होगा, क्या उसका फ्लो होता होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट कौन सेंड करता है और कहां पर जाता है ना। छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं किसकी, परचेस और सेल ट्रांजेक्शन की। देखिए, जब भी आप परचेस करने जाओगे तो आप क्या करोगे, आप कोटेशन बनाते हो। क्या बनाते हो? कोटेशन बनाते हो, है ना। आप क्या करोगे, सप्लायर के पास जाओगे, सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर आपको कोट करेगा। इन द सेंस आप कौन हो, सप्लायर हो। इस केस में क्या हो, आप सप्लायर हो। आप क्या बनाओगे, कोटेशन बनाओगे। किसको दोगे? आप अपने कस्टमर को दोगे। कस्टमर को क्या दोगे? कोटेशन। कोटेशन क्या होता है? कोटेशन प्राइस डिसाइड करता है कि किस प्राइस पर आप अपने कस्टमर को गुड्स सेल करोगे। कौन देता है ये? सेलर टू कस्टमर, या बायर बोल देता हूं मैं। किसको जा रहा है ये डॉक्यूमेंट? कोटेशन जो है वो सेलर टू बायर को जाता है। इसमें प्राइस फिक्सेशन होता है। अगर बायर जो है हमारे कोटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो हम बाइंडिंग हो जाते हैं कि हमको जो स्पेसिफाइड प्राइस है उस पर हमें गुड्स डिलीवर करना होता है। ठीक है। कोटेशन के बाद परचेस ऑर्डर। अब ये परचेस ऑर्डर कौन बनाता होगा? परचेस ऑर्डर यानी कि पीओ, जिसको आप क्या बोलते हो ऑफिस में? पीओ। मैं पूरा लिख देता हूँ और उसका शॉर्टकट भी लिख देता हूँ। परचेस ऑर्डर, पीओ। इसको हम ऑफिस में क्या यूज करते हैं, वर्ड टर्मिनोलॉजी, पीओ। अब ये पीओ क्या होता है, परचेस ऑर्डर क्या होता है? परचेस ऑर्डर कौन बनाता होगा? आप खुद इमेजिन करिए, हम पूरी प्रोसेस देख रहे हैं सेल परचेस की। परचेस ऑर्डर कौन बनाता होगा? परचेस ऑर्डर बायर बनाता है। कौन बनाता है? बायर बनाता है। किसको देता है ये परचेस ऑर्डर बना के? ये सेलर को दे देता है। देखो, बायर ने क्या करा, कोटेशन एक्सेप्ट किया। अब कोटेशन एक्सेप्ट किया तो अब वो क्या देगा, सेलर को बोलेगा ठीक है, हमें आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी आप दे दो। तो वो क्या करेगा, वो अपने पास से एक ऑर्डर देगा जिसको बोला जाता है परचेस ऑर्डर। कौन देता है? ये बायर देता है। बायर टू सेलर। ठीक है। नेक्स्ट, परचेस ऑर्डर जाता है जब सेलर के पास में, तो सेलर अपने यहाँ पर जब ये परचेस ऑर्डर को रिसीव करता है, तो जो सेलर डिपार्टमेंट है, सेलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है ना, तो वो एक डॉक्यूमेंट अपने यहाँ पर बनाता है अपने इंटरनल पर्पज के लिए, कॉल्ड इज द सेल्स ऑर्डर। आपने ये बहुत बार देखा होगा, सेल्स ऑर्डर। ये जनरली आप ऑफिस में ये टर्मिनोलॉजी सुनते हो, सेल्स ऑर्डर। कौन बनाता है? ये प्रिपेयर्ड बाय सेलर फॉर इंटरनल पर्पज, फॉर इंटरनल पर्पस, है ना। क्या इंटरनल पर्पस हो सकता है? देखो, सेलर क्या करता है, सेलर के पास जैसे ही परचेस ऑर्डर आता है ना, तो वो सेल्स ऑर्डर बना देता है। यानी कि उसके डिपार्टमेंट में सबको पता होना चाहिए ना कि एक कस्टमर से हमारे पास क्या आया है, एक ऑर्डर आया, परचेस ऑर्डर आया, हमें उस परचेस ऑर्डर को फुलफिल करना है ना। परचेस ऑर्डर में जो भी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उसको हमें क्या करना है, डिलीवर करना है।
तो सेल्स डिपार्टमेंट ने क्या बना दिया, सेल्स ऑर्डर बना दिया और वो इंटरनली सर्कुलेट कर देता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कर देता है, स्टोर डिपार्टमेंट को सेंड कर देता है। क्यों? क्योंकि उनको पता होना चाहिए ना कि कितनी क्वांटिटी हमें प्रिपेयर्ड करना है, प्रोड्यूस करना है। तो वो देखेंगे स्टोर डिपार्टमेंट में है क्या क्वांटिटी, अगर नहीं है तो फिर वो रॉ मटेरियल परचेज करके प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि पूरी प्रोसेस इस टाइप से चलती है। तो सबसे पहले क्या हुआ, कोटेशन। कोटेशन किसने दिया, सेलर ने बायर को। फिर बायर सेलर को क्या कर देता है, ऑर्डर। चलो ठीक है, हमें आपका कोटेशन पसंद आ गया और हम प्राइस फिक्स कर रहे हैं, अब हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं। तो उसके बाद क्या जाता है, परचेस ऑर्डर सेलर के पास जाता है। सेलर अपने यहाँ इंटरनल पर्पस के लिए, अब ये सेल्स ऑर्डर किसी को सेंड नहीं किया जाता, एक्सटर्नली सेंड नहीं किया जाता। जैसे परचेस ऑर्डर सेंड किया था बायर ने सेलर को, वैसे सेल्स ऑर्डर बाहर सेंड नहीं किया जाता, ये इंटरनल पर्पस के लिए होता है ओनली। फोर्थ नंबर में क्या आएगा, अब देखो सेलर ने क्या करा, सेलर ने जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी बायर की वो उसने प्रिपेयर कर ली। अब वो करेगा डिस्पैच। जब वो डिस्पैच करेगा अपने यहाँ पर गुड्स को, तो वो एक नोट बनाता है। क्या बनाता है, एक नोट बनाता है, उसको बोलते हैं हम गुड्स डिस्पैच नोट। गुड्स डिस्पैच गुड्स डिस्पैच नोट कौन बनाएगा, गुड्स डिस्पैच नोट सेलर बनाता है। कौन बनाता है, सेलर बनाता है। और ये किसको देता है, ये बायर को देता है। वैसे एक कॉपी ये ट्रांसपोर्टर को भी देगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा। तो है ना, अभी हम ट्रांसपोर्ट वाले को बीच में नहीं ला रहे, है ना, आप वो एज्यूम कर लेना, हम फ्लो देख रहे हैं कि कहां से कहां जाता है डॉक्यूमेंट। तो ये है ना, सेलर बनाता है। किसके लिए बनाता है, ये बायर के लिए बनाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बनाता। ये किसके लिए बनाता है, ये सेलर के लिए बनाता है, बायर के लिए बनाता है। कौन बना रहा है, सेलर बना रहा है, ठीक है ना। अब ये कहां गया, ये बायर के पास गया। अब बायर क्या देखेगा, अब ये होता क्या है एक्चुअल में, गुड्स डिस्पैच नोट, यानी कि बायर ने क्या करा, बायर अपने यहाँ पर क्या देखेगा, बायर अपने यहाँ देखेगा कि उसने कितने क्वांटिटी का ऑर्डर दिया था और कितनी क्वांटिटी उसको रिसीव हो रही है, तो वो चेक करेगा ना। वैसे ही सेलर भी इंश्योर करना चाहता है कि वो जितना भी क्वांटिटी डिलीवर कर रहा है, किसको, बायर को कर रहा है, तो वो एक उससे रिसिप्ट ले ले। तो क्या करेगा, गुड्स डिस्पैच नोट बायर के पास जाएगा, तो बायर का जो स्टोर कीपर है वो इस पे साइन कर देगा, इसको चेक कर लेगा जितनी क्वांटिटी गुड्स डिस्पैच नोट में लिखी हुई क्या उतनी क्वांटिटी एक्चुअल में डिलीवर हो रही है क्या। तो वो चेक करेगा, क्रॉस चेक करेगा, अगर क्वांटिटी होती है, प्रॉपर होती है, तो उसको साइन करके वो ट्रांसपोर्ट वाले को वो दे देगा, है ना। मतलब कि सेलर को एक कंसेंट दे देगा कि हाँ, आपका जितना गुड्स डिस्पैच नोट में गुड्स लिखा हुआ है उतना ही एक्चुअल में डिलीवर भी हो रहा है। और बायर का स्टोर डिपार्टमेंट एक नोट बना लेगा अपने यहाँ पर। क्या बना लेगा, गुड्स रिसीव्ड नोट। गुड्स रिसीव्ड नोट। गुड्स रिसीव्ड नोट यानी कि जीआरएन। आप क्या बोलते हो उसको, जीआरएन। जीआरएन शॉर्टकट इसका है, गुड्स रिसीव्ड नोट। अब ये गुड्स रिसीव्ड नोट किसने बनाया और क्यों बनाया, ये गुड्स रिसीव्ड नोट बायर ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया अपने इंटरनल पर्पस के लिए। ये भी तो इंश्योर करेगी, अपना डॉक्यूमेंट बनाएगी, ये अपना डॉक्यूमेंट बनाएगी कि हमें कितना गुड्स रिसीव्ड हुआ। ये गुड्स रिसीव्ड नोट कहां जाएगा, ये गुड्स रिसीव्ड नोट परचेस डिपार्टमेंट को जाएगा, क्योंकि उन्होंने परचेस ऑर्डर दिया था। एक अकाउंट टीम को चले जाएगा, ताकि वो ये चेक कर सके कि हमने कितना ऑर्डर दिया था और कितना इनवाइस बन के आया है ना। क्योंकि अकाउंट डिपार्टमेंट तभी पेमेंट करेगा जब वो देखेगा कि इनवाइस, सपोज दैट इनवाइस बन के आया है 1100 यूनिट्स का इनवाइस बन के आया गया, है ना। सेलर डिपार्टमेंट ने क्या भेजा, इनवाइस भेजा, कितना भेजा, 100 यूनिट का। लेकिन जो जीआरएन है, जीआरएन कितने की बनी है, जीआरएन ओनली 90 यूनिट्स की बनी है। इट मींस अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो ओनली 90 यूनिट्स का ही पेमेंट करेगा। कितना करेगा, 90 यूनिट्स का। तो ये क्रॉस चेक हो रहा है एक तरीके से, क्या हो रहा है, क्रॉस चेक हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है कि जितना इनवाइस आ गया उतना हम पेमेंट नहीं करेंगे, हमें कितना रिसीव्ड हुआ। भले इनवाइस बनाए 100 का, हमने ऑर्डर दिया था 100 यूनिट का, हमने ऑर्डर भी दिया था, पीओ भी कितना था, पीओ था 100 यूनिट्स का, लेकिन हमें एक्चुअल में रिसीव्ड कितनी हुई, हमें रिसीव्ड हुई ओनली 90 यूनिट्स। तो हमने 90 यूनिट का क्या बना लिया था, जीआरएन बना लिया था। तो ये कौन बना रहा है, ये बायर डिपार्टमेंट, बायर ऑर्गेनाइजेशन ही बना रहा है। बायर फॉर इंटरनल पर्पस,
ये हम कहीं बाहर सेंड नहीं करने वाले, इंटरनल पर्पस के लिए ये बना रहे हैं। उसके बाद जो है कभी कभी क्या होता है, अब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाली टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी। अब ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होती है ना, इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत कंफ्यूज होते बच्चे इसमें, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में। क्रेडिट नोट, इसके लिए आपको अकाउंटिंग एंट्री समझना होगी। अब देखो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कौन बनाता होगा और कौन सेंड करता होगा और इसका मीनिंग क्या है। तो डेबिट नोट को समझने से पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक एंट्री करके दिखाता हूं मैं, किसकी बुक में, बायर की बुक में और सेलर की बुक में। बायर और सेलर की बुक में बायर ने क्या करा, जब गुड्स बाई किया सेलर से, है ना, तो क्या करी होगी एंट्री उसने, इसने एंट्री करी होगी परचेस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट करा होगा इसने किसको, सेलर को, यानी कि क्रेडिटर, इसने अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। सेलर ने भी एंट्री करी होगी, सेलर ने क्या एंट्री करी होगी, सेलर ने डेबिट करा होगा किसको, डेटर्स को, डेटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या करा होगा, गुड्स सेल्स। ये एंट्री किसने करी, ये सेलर ने एंट्री कर दी, ठीक है। बायर ने अपने यहां पर ये एंट्री करी है। अब समझना क्या हुआ कि बायर ने क्या करा, बायर ने कुछ गुड्स वापस से रिटर्न कर दिया, या बायर ने कुछ लो क्वांटिटी का गुड्स रिसीव्ड किया, यानी कि सॉरी लो क्वालिटी का गुड्स रिसीव्ड किया। अब लो क्वालिटी का गुड्स रिसीव्ड किया, इट मींस जो क्वालिटी एग्रीड हुई थी दोनों के बीच में, बायर और सेलर के बीच में, वो क्वालिटी इसको नहीं मिली। तो क्या ये पूरा पूरा पेमेंट करेगा क्या, प्रैक्टिकली सोचो नहीं करेगा ना। मतलब जहां भी सिचुएशन ऐसी आ जाए कि बायर इनवाइस से कम पेमेंट करेगा, जो भी इनवाइस बना हुआ है उससे कम पेमेंट करेगा, क्यों, या तो शॉर्टेज हो सकता है ना, जितना इनवाइस बना है उतना गुड्स रिसीव्ड नहीं हुआ, या क्वालिटी में डिफरेंस है, या कभी कभी प्राइस में डिफरेंस होता है ना, कभी कभी क्या होता है प्राइस में भी डिफरेंस होता है, और हम परचेज कभी कभी क्या कर देते हैं, रिटर्न भी कर देते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, डेबिट नोट इशू करते हैं। क्या करते हैं हम, डेबिट नोट इशू करते हैं। तो ये डेबिट नोट इशू कौन कर रहा है, डेबिट नोट इशू कर रहा है बायर। कौन कर रहा है, बायर कर रहा है। ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, बायर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, डेबिट नोट इशू करती है, बायर टू सेलर, टू सेलर। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये कैसा डॉक्यूमेंट है, ये रिक्वेस्ट करता है कि आप हमें क्रेडिट नोट इशू कर दो। देखो कभी भी कंफ्यूज हो जाना कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट कौन इशू कर रहा है। अब देखो बायर ने क्या एंट्री करी, बायर ने क्रेडिटर को क्या किया था, क्रेडिट किया था ना, मतलब ये इसकी क्या थी, लाइबिलिटी थी। तो अगर मान के चलो बायर को कम पेमेंट करना है, या गुड्स रिटर्न कर दिया, या कम क्वांटिटी इसको रिसीव्ड हुई थी बायर को, तो क्या करेगा वो, इस अकाउंट को उसको डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा ना, यानी कि अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो वो क्या होती है, डेबिट होती है। तो इस केस में उसको कौन सा नोट इशू करना पड़ेगा, डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा या क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, डेबिट नोट। डेबिट नोट मतलब कि उसे क्रेडिटर को डेबिट करना है, क्या करना है, डेबिट करना है। तो क्या करता है वो, एक डेबिट नोट बनाता है और बायर को, सप्लायर को इशू कर देता है, यानी कि सेलर को क्या कर देता है, इशू कर देता है, बोलता है कि आप हमें ना क्रेडिट नोट इशू कर दो, क्या कर दो, क्रेडिट नोट इशू कर दो। यानी कि डेबिट नोट एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है, क्या है, फॉर्मल रिक्वेस्ट टू सेलर टू इशू क्रेडिट नोट। तो फिर क्रेडिट जो सप्लायर है हमारा, वो क्या करेगा, कंफर्म कर देगा। तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्रेडिट नोट आ जाता है, किसके पास से, सेलर के पास से। तो सेलर बनाता है आपका क्रेडिट नोट, सेलर टू बायर प्रोसेस होती है। तो ये कौन बना रहा है, मतलब ये सेलर बना रहा है ना। तो सेलर क्या करता है अपनी बुक्स में, यहाँ पे देखो ये इसने डेटर को डेबिट किया था ना, अब क्या करेगा वो, क्रेडिट करेगा, क्रेडिट नोट, डिनोट क्रेडिट। तो जब भी आप डेबिट, डेबिट का मतलब क्या हुआ आपकी, डेबिट नोट से आप ऐसा समझना कि लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, क्रेडिट नोट मतलब असेट्स रिड्यूस हो रही है ना। सेलर जब क्रेडिट नोट इशू करेगा, इट मींस वो अपने यहाँ एंट्री करेगा, क्या एंट्री करेगा वो अपने यहाँ पर, डेटर्स को वो क्रेडिट कर देगा, क्या कर देगा, डेटर्स को वो क्रेडिट कर देगा, डेटर्स अकाउंट को क्या कर देगा, वो अपने यहाँ पर क्रेडिट कर देगा। इसलिए वो क्या कर रहा है, क्रेडिट नोट इशू कर रहा है। ध्यान रखना, मैं लिंक करवा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, डेबिट नोट कौन देता है, क्रेडिट नोट कौन देता है ना। हम ऑफिस में ये टर्मिनोलॉजी सुनते हैं, जो हमारा परचेसिंग डिपार्टमेंट होता है, सेलिंग डिपार्टमेंट होता है, वहां पर ये टर्मिनोलॉजी आती है। और जब अगर हम अकाउंट्स में डील कर रहे हैं तो हमारे सामने भी आते हैं और कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या करें हम।
तो डेबिट नोट का मतलब है क्रेडिटर को डेबिट करना, और क्रेडिट नोट का मतलब है डेटर को क्रेडिट करना। डेटर को क्रेडिट कर देंगे यानी कि अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल को हम कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, हमारी असेट्स रिड्यूस हो जाएगी। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आने वाली है, उसको मैं एक काम करता हूँ लास्ट में लेता हूँ। दो टर्मिनोलॉजी, तीन टर्मिनोलॉजी और है, वो ले लेते हैं हम। तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट हो गया। एक होता है इनवॉइस, ये तो आप सबको पता है। इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस कब इशू किया जाता है? सपोज दैट, मुझे चैट बॉक्स में जरा कमेंट करना, अगर मैंने गुड्स सेल किया, चलो मैं एक वो बता देता हूं आपको, सिचुएशन बताता हूं, उसके अकॉर्डिंग मुझे चैट बॉक्स में आंसर करना। क्या गुड्स सेल्स टू अमन फॉर $100 इन कैश। हमने क्या करा, हमारे हमारे शॉप पे एक कस्टमर आया, अमन नाम का कस्टमर था, हमने उसको $100 में क्या करा, गुड्स सेल कर दिया और उससे कैश ले लिया। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ पर इशू करूंगा? कमेंट बॉक्स में बताइए जरा कि मुझे क्या, कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना चाहिए यहाँ पर। क्या मैं यहाँ पर, चलो आपका रिप्लाई होना चाहिए यस या नो में, क्या मैं यहाँ पर इनवाइस इशू करूंगा या नहीं करूंगा? और जो भी स्टूडेंट नहीं बोल रहा है, तो क्यों नहीं करेंगे, उसके जगह क्या करेंगे? कुछ स्टूडेंट यस बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, है ना, क्योंकि मिक्स ऑफ आंसर आने वाले थे, मुझे पता है 100% आएंगे। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस करेंगे, मेजोरिटी जो बोल रहे हैं वो यस यस बोल रहे हैं। इट मींस उनका मतलब ये है कि इनवाइस इशू होगा। तो जो भी यस बोल रहे हैं वो सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो, गलती मत कर देना, इसीलिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर इनवाइस इशू नहीं होगा, इनवाइस इशू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हम कैश में सेल्स कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? कैश में सेल्स कर रहे हैं। और जब भी हम कैश में सेल्स करते हैं ना, तो हम इनवाइस जनरेट नहीं करते हैं, हम कैश मेमो जनरेट करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैश मेमो जाता है इस केस में, कैश मेमो या कैश बिल, है ना, कैश मेमो यानी कि कैश बिल। तो जब, तो फिर इनवाइस कब इशू किया जाता है? क्रेडिट सेल के केस में, क्रेडिट सेल्स के केस में आपका इनवाइस इशू होता है। बहुत अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि बहुत बहुत बार आप टर्मिनोलॉजी यूज करते हो। देखो, हमारा ट्रेडिशन जो है ना, अगर हम कस्टम की बात करें, मतलब कि जो बोलचाल की भाषा में हम बात करते हैं, तो हर चीज को हम इनवाइस बोल देते हैं। मतलब आपने कैश में भी अगर परचेज किया ना, तो आप क्या बोलोगे? इनवाइस। और बहुत सारे शॉपकीपर हमें इनवाइस भी इशू कर देते हैं। आप देखो, कई छोटी मोटी शॉप पर जाओ, आप वहां पर आप कैश में पेमेंट करो, तो वो इनवाइस ही हमें दे देते हैं, जबकि हमने तो उनको कैश में पेमेंट किया है ना। तो ये बहुत कम लोगों को नॉलेज होता है कि इस ट्रांजेक्शन के रेस्पेक्ट में इनवाइस इशू होगा या नहीं होगा। तो इनवाइस कब इशू होता है? क्रेडिट सेल के रेस्पेक्ट में। ठीक, कैश सेल्स है तो फिर कैश मेमो जनरेट होता है। चलो, कैश सेल्स के केस में लिख देता हूं यहाँ पर, कैश सेल्स के केस में हमारा क्या होगा? कैश मेमो होगा। और क्या डॉक्यूमेंट होते हैं? एक बहुत आगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आने वाला है, मैं लास्ट में लूंगा उसको अभी। रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होती है? जब भी आप कोई पेमेंट कर रहे हो, तो आप क्या बदले में ले लेते हो? रिसिप्ट ले लेते हो, है ना। एक होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। अगर मान के चलो, बायर को क्या चाहिए? बायर को अपना लेजर अकाउंट चाहिए। किसकी बुक्स में बनाया हुआ है? सेलर ने। सेलर क्या करता है? अपने यहाँ पर अपने कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करता है, तो वो टाइम टू टाइम, है ना, बायर को क्या करता है? बायर को वो अकाउंट सेंड करता है ना, जिसको बोला जाता है लेजर रिकंसिलेशन, या उसको बोला जाता है बायर
बायर अकाउंट रिकंसिलेशन या लेजर रिकंसिलेशन करना, यानी कि हम मैच करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ना सेलर क्या करता है, अपने यहाँ पर जो डेटर का अकाउंट मेंटेन किया है वो उसको सेंड करता है बायर को कि देखो हमने आपको इतना इतना सेल्स किया है, आपकी तरफ से हमें इतना पेमेंट आया है, जो हमने क्रेडिट नोट इशू करें उसकी डिटेल, वो सारी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो सेलर है अपने डेटर को उसका अकाउंट देता है। जैसे आप बैंक में जाते हो और बैंक में क्या लाते हो, बैंक से बैंक स्टेटमेंट लेके आते हो ना, वैसे ही यहाँ पर सेलर क्या करता है, सेलर डेटर को उसका अकाउंट दे देता है ताकि वो मैच करता है, अपने यहाँ पर रिकंसाइल करता है कि जो बायर ने एंट्रियां करी है वो प्रॉपर करी है, सही करी है, क्या उसमें कोई मिसमैच है क्या। अगर कोई मिसमैच होता है तो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं और उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, यानी कि रिकंसिलेशन बनाने में स्टेटमेंट काम आता है। एक लास्ट टर्मिनोलॉजी है और बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, बहुत कम बच्चे इसके बारे में जानते हैं, पेमेंट एडवाइस या रेमिटेंस एडवाइस। पेमेंट एडवाइस या रेमिटेंस एडवाइस, अब ये क्या होता है पेमेंट एडवाइस या रेमिटेंस एडवाइस। चलो एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पेमेंट एडवाइस का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज दैट आपने गुड्स सेल किया, किसको सेल किया, बहुत सारे कस्टमर को आप गुड्स सेल कर रहे हो, ठीक है ना, या किसी एक कस्टमर की बात करते हैं, सपोज दैट आपने एक लेजर अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर, सपोज दैट आप गुड्स सेल कर रहे हो, गुड्स सेल्स टू अमन, अमन को आप क्रेडिट पर गुड्स सेल कर रहे हो, ठीक है ना। तो क्रेडिट पर आप अमन को गुड्स सेल कर रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट डेट पर सेल करोगे। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी, 2 जनवरी, कोई भी डेट हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कोई फिक्स ही डेट हो। 15 जनवरी, हम कुछ मार्च का ले लेते, फेब का ले लेते हैं, 14 फेब, एक ले लेते हैं मार्च का, है ना। तो 3 मंथ का ले लेते हैं ताकि क्वार्टरली हमारे पास डाटा आ जाए। जरूरी नहीं है क्वार्टर का बनाओ आप, मंथ बेसिस पे भी, बस मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है। ये 30 मार्च, तो यहाँ पर क्या करा, गुड्स सेल किया अमन को, है ना, इस बिल के अगेंस्ट में। बिल नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर है सपोज डेट, ये इनवॉइस नंबर 100 है, इनवॉइस नंबर 150 है ना। ये इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है कि हम दूसरों को भी तो सेल कर रहे होंगे ना, तो 100 नंबर का यहाँ पर सेल किया तो जरूरी थोड़ी ना कि इसको 101 ही जाए, तो हमने बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए होंगे, तो इन बिटवीन 50 बिल्स सेंड हो गए, इनवाइस सेंड हो गए, है ना, तो इसका 150 आ गया। अदरवाइज आप क्या देखोगे, यहाँ पे सीक्वेंस मत देखना, ये जब सेल हुई सपोज डेट 250 नंबर का ये इनवाइस है, चलो अब कुछ भी रेंडमली ले लेते हैं हम, 350 और यहाँ पर ले लेते हैं 500। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इनवाइसेस है ना, ये इनवाइसेस के अगेंस्ट में सेल हुई। अब कितनी सेल्स हुई, यहाँ सेल्स हुई $10,000 की, यहाँ पर 20,000 या 30,000 या 40,000 और यहाँ पर 50,000। ये आपकी टोटल सेल्स हुई किसको, 1,50,000 की टोटल सेल्स हुई अमन को। अब अमन ने भी सेम चीज रिकॉर्ड करी होगी, सेम टू सेम रिकॉर्ड अमन ने भी बनाया होगा ना। जब हम बना रहे हैं तो अमन ने भी बनाया होगा, यानी कि उसने भी तो अकाउंट बनाया होगा ना सप्लायर का, ठीक है, तो सप्लायर का अकाउंट उसने भी बनाया होगा। अब क्या करेगा, जब अमन पेमेंट करेगा, किसको पेमेंट करेगा, जब अमन पेमेंट करेगा सप्लायर को, ये सप्लायर कौन है, यहाँ पर सप्लायर है सपोज दैट, यहाँ पर हम नाम दे देते कुछ, विराट कोहली, चलो विराट दे देते हैं सिर्फ। विराट कौन है यहाँ पर, सप्लायर है ना, सेलर कौन है यहाँ पर, विराट है। अब अमन क्या करेगा, पेमेंट जब करता है, क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, अमन ने जब पेमेंट कर रहा है किसको, विराट को पेमेंट कर रहा है, तो वो
पेमेंट ऐसे नहीं, ऐसा बोल देगा क्या, जैसे समझना कि आपने चेक दिया, किसको चेक दिया, आप कौन हो, अमन हो, और आपने पेमेंट किया अमन टू विराट। पेमेंट कौन दे रहा है, पेमेंट बाय अमन टू विराट। कितना पेमेंट कर रहा है, पेमेंट जा रहा है 50,000। कितना जा रहा है, 50,000 जा रहा है। अब समझना क्या प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आएगी अगर सिर्फ हम इतना रिकॉर्ड, इतना पेमेंट कर दे, हमने फोन लगा के बोल दिया कि विराट हमने आपको $50,000 पे कर दिए हैं, आप चेक कर लो बैंक अकाउंट में। तो विराट ने देखा कि $50,000 आ गए। अब विराट के सामने क्या प्रॉब्लम है, विराट के सामने प्रॉब्लम है ये किस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट आया है, ये जो $50,000 है किस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट आया है, ये विराट को नहीं पता चल रहा। बिल वाइज मेंटेन करना जरूरी है क्या, हाँ बिल्कुल जरूरी है। देखो बिल वाइज अगर हम डिटेल मेंटेन करते हैं ना तो क्या इंपैक्ट होता है। अब विराट ऐसा नहीं करेगा कि 50,000 माइनस कर लो और 1 लाख बचे हुए अभी। अगर आप लेजर अकाउंट देखोगे तो लेजर अकाउंट में तो 1 लाख का बैलेंस दिखेगा, लेकिन ये करेक्टिव कंट्रोल नहीं है। मतलब ये एक तरीके से सही तरीके से अप्रोप्रिएट कंट्रोल नहीं लगा है यहाँ पर। अगर ये जो अमन है कौन सा पेमेंट कर रहा है, 30 मार्च वाला पेमेंट कर रहा है, इट मींस इसने डिले कर दिया 1 जनवरी, 2 जनवरी, 15 जनवरी का तो पेमेंट अभी तक गया ही नहीं, अभी तक पेमेंट नहीं कर रहा, मतलब ये ओवर ड्यू हो जाएंगे ना। जो क्रेडिट पीरियड मिला था अमन को वो तो ओवर ड्यू कर रहा है, बहुत डिले कर रहा है इन बिल का पेमेंट करने में। मतलब कि जो पुराने वाले बिल है उनका पेमेंट हो नहीं रहा है। तो इट मींस हम अमन से पूछेंगे कि आप किस बिल का पेमेंट कर रहे हो, आप किस बिल का पेमेंट कर रहे हो, तो पता है अमन क्या बना के देता है, अमन पेमेंट एडवाइस बना के देता है, रेमिटेंस एडवाइस बना के देता है अमन। तो अमन ने क्या करा, रेमिटेंस एडवाइस बनाई, क्या बनाई, रेमिटेंस एडवाइस बनाई। तो क्या लिखेगा वो उसमें, ये डिटेलिंग लिख देगा वो कि कौन कौन से बिल के अगेंस्ट में मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो अपने वहां क्या बना के देगा वो, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ पेमेंट एडवाइस, पेमेंट एडवाइस। वो ये बोलेगा कि मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ वो कौन से बिल के अगेंस्ट में कर रहा हूँ, ये 2 बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहा हूँ, ये 2 बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहा हूँ। वो ऐसा बना के दे देगा, किसको दे देगा, विराट को बना के दे देगा कि मैं जो 50,000 पे कर रहा हूँ आपको, मैं इन बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहा हूँ। मैं अभी आपका 1 जनवरी वाला बिल पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, उसमें कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं। रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो गुड्स सेल हुआ, ठीक है ना, विराट ने अमन को गुड्स सेल किया हुआ है, ठीक है। तो जब आप जो बायर है आप पेमेंट करता है तो पेमेंट के टाइम पर वो बताता है ना, क्या बताता है वो कि हम किस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं। तो वो अपने यहां से क्या बना के दे देगा, पेमेंट एडवाइस। पेमेंट एडवाइस कुछ नहीं है, वो पेमेंट की डिटेलिंग दे रहा है कि हम किस बिल के अगेंस्ट में कितना पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बायर ने क्या करा, ये बताया कि आपका जो इनवाइस नंबर है 150 नंबर का, 250 नंबर का, उसका हम पेमेंट कर रहे हैं। कितना हो रहा है, टोटल 50,000 का पेमेंट कर रहे हैं हम आपको। तो इससे क्या हो जाएगा, ट्रैकिंग हो जाएगी विराट क्या, सप्लायर क्या, कि इन 2 बिल का पेमेंट आ चुका है, बाकी बिल का पेमेंट नहीं आया है। तो अब सेलर टीम, जो सेलर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या देखेगी, वो देखेगी इस $10,000 का अभी तक पेमेंट क्यों नहीं आया। यानी कि वो एक तरीके से प्रॉपर कंट्रोल लगा रही है ना, कि इसका एनालिसिस किया जाएगा कि इसका पेमेंट बायर क्यों नहीं कर रहा, कहां डिफॉल्ट हो रही है, कहां इश्यूज आ रहे, तो इश्यूज को रिजोल्व किया जाता है। तो ये पेमेंट एडवाइस बहुत काम की चीज है, अदरवाइज आप मिसगाइडेड हो जाओगे कि किस बिल के अगेंस्ट में कितना पेमेंट आ रहा है। और हमारे पास भी तो क्या होना चाहिए, बायर के पास भी तो क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि हमने किस बिल के अगेंस्ट में आपको पेमेंट कर दिया है, कि अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट आ जाता है किसी इनवाइस के अगेंस्ट में, ताकि तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिजोल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा क्या था, ये हमारे कुछ डॉक्यूमेंटेशन थे जिसके बारे में मैंने डिटेल में आपको आपके साथ डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो प्राइम बुक्स ऑफ एंट्री के बारे में। अब वहां पे भी बहुत कंफ्यूजन होते हैं। देखो प्राइम बुक्स ऑफ एंट्री की बात करूं, वो आपके जनरली काम में नहीं आएगी, ऐसे जनरली काम में नहीं आती, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आपको उसके बेसिक चीजें नहीं पता होगी। जैसे मान के चलो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री मतलब कि सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक,
क्यों बनाते हैं, किस केस में बनाते हैं, है ना। तो हम उसका एक कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, उसके डिटेल में हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। जैसे हमने इन कॉन्सेप्ट को समझा, क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं सेल्स और परचेज जब करते हो, ठीक है। चलो, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम वो कवर करने वाले हैं। यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ ये वाली रिकॉर्डिंग, है ना, ताकि मैं वापस से रिकॉर्ड कर सकूं।